मैं तकमील अहमद। आज मैं आपको अपने चैनल में टांडा की एक अजीम शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूं, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अतहर साहब। आप टांडा कौमी इंटर कॉलेज में, जहां पे इस समय हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये कौमी इंटर कॉलेज है। आपने आपकी इब्तिदाई तालीम कौमी इंटर कॉलेज से हुई, इसके बाद फिर आपने की हायर एजुकेशन के लिए टांडा से बाहर गए, फिर आपने की जॉब करने के लिए बुरनई, कहीं ना कहीं मतलब कि ऑलवर्ड एक ब्रॉड में आपने जॉब किया और किया। तो हम सर से बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे कि किस तरीके से आपने एक छोटे से शहर से आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, फिर आप ये एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुँचे। तो किस जो आज की जनरेशन है, आज की नस्ल है, आप अगर ये करना चाहें तो किस तरीके से ये काम कर सकती है जिससे वो भी टांडा का नाम रोशन करे। तो सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने ये मौका दिया मुझको आपसे बात करने का। तो सर ये मतलब कि अब ये लोग जानना चाहते हैं कि आपकी तालीम कौमी इंटर कॉलेज की है। कौमी इंटर कॉलेज 1996 में इस मतलब कि स्थापित हुआ। तो आपने एक छोटे से कस्बे से यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद फिर बहुत हायर एजुकेशन में गए, जिनका एक सपना होता है। तो आपने ये शुरुआत कैसे की थी? देखिए, यहाँ से मैंने हाई स्कूल करने के बाद मैं अलीगढ़ गया जी। फिर अलीगढ़ से मैंने प्री यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल किया, फिर वहीं पर कंपटीशन से मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जी। वहाँ से मैंने MBBS किया और फिर मैंने उसके बाद MS जनरल सर्जरी किया अलीगढ़ में, और अलीगढ़ से ही मैं रजिस्ट्रार रहा। फिर मैं वहाँ पे लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में था। जी जी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से सऊदी अरब गया, वहाँ पर एज ए सर्जन, सर्जिकल स्पेशलिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी मैंने काम किया वहाँ पे। फिर एज ए मेडिकल डायरेक्टर भी मैंने वहाँ पे काम किया। तकरीबन 15 साल तक मैंने सऊदी अरब में काम किया। तो आपने बुरनई के फिर कब गए आप? फिर जब वहाँ से ख़त्म करने के बाद मैंने 97 में 82 में मैं गया था सऊदी अरब। उसके बाद 97 में मैं गया हूँ बुरनई में। वहाँ पे एज ए सर्जन मैंने काम किया। 24 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। यानी अभी मैंने 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले मैंने रिटायर किया है, जबकि मेरी उम्र इस वक्त 75 साल की हो रही है। सर एक चीज़ ये देखा जाता है कि आपने कि मेडिकल सिस्टम की अगर बात किया जाए, आपने इंडिया का मेडिकल सिस्टम देखा, फिर आपने सऊदीया का देखा, और फिर क्या होता है कि आपने कि बुरनई का देखा, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ देखा होगा, क्योंकि आपके परिवार के लोग वहाँ पर हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं ये चीज़ें? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि हेल्थ सिस्टम की बात है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। मैं समझता हूँ कि वरना यहाँ का हेल्थ सिस्टम यह है कि भाई बहुत सी चीज़ों में अच्छा है ये दुनिया से, लेकिन ये है कि यहाँ पर चूँकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और डॉक्टर्स उतने नहीं थे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये मैं कहूँगा कि हेल्थ सिस्टम में थोड़ी सी कमी है। लेकिन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, मैं समझता हूँ कि हेल्थ एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन कहिए, डॉक्टर की एजुकेशन यहाँ पर दुनिया में मैं समझता हूँ सबसे अच्छी है। अच्छा, हिंदुस्तान में। आप अपने लेक्चर में एक बात कर रहे थे कि जब कहते हैं कि यूरोप की बात हो, अमेरिका की बात हो, और फिर कहते हैं कि हम एशिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ ट्रेडिशनल है, बेहतर है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। क्या वहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं, टीचर कॉम्बिनेशन कैसा होता है? देखिए, यहाँ पर जहाँ तक कल्चरल की बात करें तो मैं समझता हूँ कि इंडिया फार बेटर दैन एनी अदर कंट्री। वहाँ पर बच्चे जो है उतने ज़्यादा ना टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो आज का मॉडर्न ट्रेंड है। लेकिन इंडिया से गए हुए बच्चे जो हैं आज भी दुनिया में बेहतर हैं। और अगर एजुकेशन देखा जाए तो एजुकेशन में भी किसी से पीछे नहीं है, बल्कि सबसे आगे हार्ड वर्क करते हैं। यहाँ के बच्चे, पेरेंट्स इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पेरेंट्स बच्चों के साथ इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो ये इसकी वजह है। और आज जो मैं अपनी तकरीर में भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि दुनिया में जितने हमारा जो नाम है और दुनिया की एक ताकत हम बन गए हैं, लोग समझते हैं कि शायद मिलिट्री ताकत बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है, या फाइनेंशियल ताकत बन गए हैं, बल्कि ताकत हमारी एजुकेशन की है। दुनिया में कोई ऐसा आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ, जहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स ना हो। और अगर इंडियन डॉक्टर्स को एज ए होल
यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से या इवन अमेरिका से अगर एट ए टाइम विड्रॉ कर लिया जाए तो वहाँ की मेडिकल सर्विसेज कोलैप्स कर जाएंगे। ये आप ये समझ लीजिए कि ये डॉक्टर्स का है, यही हाल इंजीनियर्स का है, यही हाल साइंटिस्ट का है, यही हाल टीचर्स का भी है। जो टीचर्स गए हैं उन लोगों ने यानी दुनिया में इस आज़ादी का मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए रहा है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा डेवलप किया है और बहुत स्ट्रांग रहा है और हमने दुनिया को बीट कर दिया है इसमें एजुकेशन। लेकिन सर एक चीज़ ये देखा जाता है कि लगातार क्या हो रहा है कि इधर भी चल रहा है कि जो हिंदुस्तान के इंडियन डॉक्टर्स हों, जितने भी इंडियन की ये जो कहते हैं कि फ्रेश माइंड है, ब्रेन है, वो कहते हैं कि ट्रांसफार्म हो रहा है, वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, यूरोप की तरफ बढ़ रहा है। देखिए वजह यह है इसकी कि भाई हर आदमी जो है वो ग्रीनर पास्चर की तरफ, जहाँ हरियाली होती है तो वहीं पर जानवर जाते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई वहाँ पे चूँकि फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और दुनियावी आराम ज़्यादा हैं, तो इसलिए तालीम हासिल करने के बाद ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पर इसलिए सेटल करना चाहते हैं कि उनको बहुत ही बेटर एटमॉस्फेयर मिलेगा। आज भी हमारे यहाँ सोशल कमियाँ हैं, तो जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर सेटल करें। ये एक ट्रेंड है जो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उसमें बहुत ऐसे भी हैं कि जो मतलब ये कि नहीं जाना चाहते हैं। उसमें से मैं भी एक शामिल हूँ। तो बच्चों को तो बच्चे को ख्वाहिश थी, बच्चे चले गए, लेकिन मैंने अभी वहाँ क्या किसी सिटीजनशिप नहीं ली है ऑस्ट्रेलिया। तो आखिरी में सर ये मतलब कि आप आज 75 वर्ष हमारे आज़ादी का मुकम्मल हुआ, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से और लोगों से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज़ादी बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिली है, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, और इन आज़ादी से हमको हर फील्ड में इतना फ़ायदा हुआ है कि जिसका कि बयान नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर से मैंने बताया कि एजुकेशन में, और इसके अलावा फाइनेंशियली हम अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस आज़ादी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, और बरकरार रखने के लिए हमारी यूनिटी बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ में ना पड़ें जिससे कि डिवीजन्स हो किसी चीज़ में। अपने मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हर तरह के मज़हब, हर तरह की ज़बान बोली जाती है। हाँ, एक डाइवर्सिटी है, और इतना ख़जाना भरा है तालीम का और ट्रेडिशंस का कि जिसका कि कोई इंतहा नहीं है। हमारे पास जो कल्चर्स हैं, हज़ारों साल पुराने कल्चर्स हैं, इनको प्रिजर्व करना है, इनको वो करना है। ये तभी रह सकता है कि जब आज़ादी हमारे पास रहेगी, बची रहेगी। और आज़ादी को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीक़ा है आज़ादी को ख़त्म करने का कि आपस में डिवीज़न पैदा कर दिया जाए। आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो हम यूनाइटेड रहें। ये हमें जो आज़ादी अपने इंडिया की मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है। इसके लिए जितना लोगों ने कोशिश की है, शायद उतनी ही कोशिश इसको प्रिजर्व रखने की होनी चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि इस आज़ादी को, जो बहुत ही कीमती हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है और सारे हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए है, इसके लिए कोई कसर ना छोड़ें, इसको प्रिजर्व रखें। तो ये आपके सामने डॉक्टर अताहर साहब थे जो तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा सत्र अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।